हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर रिलायंट यूजीसी नेट के चैनल के ऊपर हम यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पेपर 1 के कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप नेट पास कर चुके हैं या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आपका क्या स्कोप है। तो अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि यूजीसी नेट करने का बेनिफिट क्या है, क्या हमें जॉब मिल जाएगी या हम एमफिल करें, पीएचडी करें। तो मैंने एक कोशिश की है एक वीडियो बनाने की जिसके अंदर जो भी डाउट्स आपके मन में आते हैं रिगार्डिंग रिसर्च, उसको हम वन बाय वन लेंगे यहाँ पर कि होता क्या है पीएचडी, क्यों करते हैं, कैसे स्टार्टिंग होती है, क्या इसका ड्यूरेशन है, क्या इसका फीस है। तो ये उस सीरीज का पहला वीडियो मैं आज पोस्ट कर रहा हूं और इसको लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स हों आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि हम आने वाली सीरीज के अंदर कि मैं टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर पीएचडी की सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि व्हाट आफ्टर नेट, नेट के बाद अगर हम पास आउट कर चुके हैं तो हम क्या करें, या जो बच्चे ऑलरेडी एमकॉम कर रहे हैं पर उनका अल्टीमेट मोटो टीचिंग में जाने का है और जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उसको लेकर कुछ बातें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए बड़े ही करियर ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जब भी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या हम नेट की तैयारी कर रहे होते हैं या हम नेट पास कर चुके होते हैं, तो क्या क्या डाउट्स आपके मन में आते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि सर अगर हम पीएचडी करते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि आपका यूजीसी नेट जब तक पास नहीं होगा आप पीएचडी स्टार्ट नहीं कर सकते। नो, नथिंग लाइक दैट। यूजली सभी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन इन योर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अगर आप कॉमर्स के हैं तो एमकॉम चाहिए और अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपका एमए चाहिए विद 55% मार्क्स। ये जनरल कैटेगरी का है। रिजर्वेशन के नाम पर ओबीसी है या बाकी कैटेगरीज को थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई है 5% की। तो यानी कि अगर नेट नहीं भी है तो भी आप पीजी करने के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। और अगर आपने नेट किया है तो नथिंग लाइक दैट। फर्क क्या पड़ेगा, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जिन लोगों ने यूजीसी नेट पास आउट किया हुआ है उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर वो अपना अपीयर हो सकते हैं। और अगर आपका नेट के साथ साथ जेआरएफ है तो इसके अंदर आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंडर एक पर्टिकुलर अमाउंट है मंथली, ऑन एन एवरेज आप मान के चलें इट विल बी अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 30 to 35,000। ये वेरी करता है सिटी टू सिटी, थोड़ा सा एचआरए का डिफरेंस होता है, बट एनी हाउ मोटा मोटा ये मान लीजिए आपको 5 ईयर के लिए जेआरएफ मिलता है और एक तरह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है कि आप यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाएंगे, पीएचडी का काम करेंगे और मंथली आपको 30,000 प्लस मिलता रहेगा। एक और बात, मान लीजिए एक स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो रहा है करंट ईयर में 2020 में, आज मेरे पास नेट क्लियर है पर जेआरएफ नहीं है, तो क्या मैं जेआरएफ की तैयारी करूं या सिर्फ पीएचडी पे फोकस करूं। आप जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर 21 के अंदर आपका जेआरएफ हो जाता है, फ्रॉम दैट डेट आप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी पीएचडी आपका पहले स्टार्ट हो चुका है, मिड ऑफ द पीएचडी भी आप जेआरएफ क्लेम कर सकते हो, चाहे आपको पीएचडी करते क्यों ना 2 साल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको जेआरएफ मिलने की उम्मीद है, आपको लगता है कि मैं पेपर क्रैक कर सकता हूं, मेरा स्कोर जेआरएफ टच कर सकता है, यू मस्ट ट्राई। फाइन। तो पहली बात तो आ गई एलिजिबिलिटी की। तो आपने क्या देखा कि साहब एमकॉम है, एमए है, आपके 55 मार्क्स हैं, 55% है जनरल कैटेगरी के और 50 है रिजर्व कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल हो। नेट है तो आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जेआरएफ है तो और अच्छी बात है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। दूसरी बात, पीएचडी का ड्यूरेशन कितना होता है। अक्सर ये भी क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं कितने समय में। पीएचडी कोई बीकॉम एमकॉम की डिग्री नहीं है जो आपको एक सर्टिफाइड स्पेसिफिक टाइम के अंदर दे देंगे जी 3 साल में हो जाएगा। आप ये लगा लें मिनिमम 3 to 5 ईयर्स। यूजली अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, कम से कम 3 साल के आसपास का समय मान के चलें। एंड दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, कितना आपका काम है, कैसा आपके गाइड के साथ कोऑर्डिनेशन है, आपके यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि हमें इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स सिलेबस नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स आपका रिसर्च वर्क किस तरह का है। ठीक है,
उसके बाद अब एक और बात आती है स्टूडेंट्स के माइंड में, फी स्ट्रक्चर। तो जो फी स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे तो फीस अलग मिलेगी, स्टेट गवर्नमेंट से करेंगे तो अलग मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से करेंगे तो अलग मिलेगी। ऑन एन एवरेज रफली मैं आपको आइडिया दूं, अगर हम 1 ईयर की बात करें, 2 सेमेस्टर्स आर देयर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आजकल करवा रही हैं 80,000 से लेके 1 लाख तक फीस है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप मान के चलें रफली इसका 50%। और ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, अगेन इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। यूजली 50,000 के आसपास एनुअली फीस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की होती है, कईयों में थोड़ी ज़्यादा भी है। इट डिपेंड्स कि उनके पास कितनी फैसिलिटी आपको देने के लिए है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की डेट का, वो ये है कोर्स वर्क। कोर्स वर्क क्या होता है? एक 6 मंथ्स का कोर्स है आपका कि जी रिसर्चर बनने के लिए रिसर्चर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसको किन बातों की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, उसको फील्ड में जाकर काम कैसे करना है, कौन से रिसर्च टूल को यूज करने हैं। तो इन सब को लेके हर यूनिवर्सिटी अपना एक कोर्स डिजाइन करती है, कोई इसका फिक्स सिलेबस नहीं है। हर यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग अपना मॉड्यूल तैयार करती है, बट मोर और लेस उसके अंदर ज्यादा फोकस किस पे होता है? एक तो आईसीटी टूल्स पे होता है, और दूसरा होता है आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी। ये 2 टॉपिक आपको जरूर करवाए जाते हैं हर सेशन के अंदर। उसके बाद जैसे मैंने कहा सर मैथडोलॉजी की बात करेंगे तो हमें स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, हमें इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़नी पड़ सकती है कि कौन कौन से टूल आप यूज करेंगे, वो आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। बट ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का कोर्स वर्क सबको करना पड़ता है, ये मैंडेटरी हो चुका है आज की डेट में। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा ब्रीफ में आपको बता रहा हूं। आने वाले टाइम में हम हर टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो आपको देंगे बनाकर, जहां पर आपको उसकी डिटेल जानकारी मिल सकती है। तो ये बात रही इसकी। उसके अलावा और क्या क्या डाउट्स आते हैं कि साहब मैंने कहा आप डायरेक्ट करते हैं आफ्टर एमकॉम या आफ्टर एमए, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। हर एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करती है, बट मोर और लेस जो सिलेबस यूजीसी नेट का है दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं जो करंट में नेट का सिलेबस चल रहा है आपके सब्जेक्ट में, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एंट्रेंस टेस्ट में उसके अंदर से क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली ज्यादातर क्वेश्चन वही निकल के आते हैं। ठीक है, अगेन जो एरिया होता है एंट्रेंस टेस्ट का, ज्यादातर अगर मान लो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स में टीच करता हूँ, तो हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हम थोड़ी सी अकाउंटिंग की बात करें, हम आईसीटी की बात करें, हम मैनेजमेंट की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं, हम उनके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं और वो कवर करते हैं एंट्रेंस टेस्ट के अंदर। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें। बहुत से बच्चे ना एक चॉइस बना के बैठ जाते हैं कि सर जब तक हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगी हम कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। पिछले कुछ सालों से, खास करके जब से ये आया है कि 2021 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी मैंडेटरी होने जा रहा है, तब से थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज के अंदर सीटों की मारामारी बढ़ गई है। ये हर स्टेट का हाल है। ठीक है, तो आप प्लीज वेट मत करें। देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होता है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा ऐसी बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल करती हैं। यूजीसी की गाइडलाइंस है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हो वो यूजीसी के पैनल में है या नहीं है, या यूजीसी ने कुछ यूनिवर्सिटीज को बार कर रखा है कि उसमें उसका नाम तो नहीं है। तो मेन रिक्वायरमेंट यूजीसी कहती है कि सब आपका कोर्स वर्क होना चाहिए। जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, हम बोलते हैं उसको 2009 की जो गाइडलाइंस आई थी, क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है? मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स वर्क है, अच्छा उसकी आरडीसी होती है कि नहीं होती, एक गाइड यूनिवर्सिटी कैंपस का ही होना चाहिए, रेगुलर एम्प्लॉई, एक आप एक्सटर्नल ले सकते हो। तो ये यूजीसी के नॉर्म्स है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फुलफिल कर रही हैं, हम वहां भी अपने आप को अप्लाई करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कहें जी प्राइवेट है तो वैल्यू नहीं होती, ऐसी कोई बात नहीं है। अगेन मुद्दे की बात यह है क्या वो यूनिवर्सिटी वैलिड है, यूजीसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, ये आपका देखना मेन काम रहेगा। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जी मेरा स्पेशलाइजेशन है या मैंने एमकॉम किया है, मैंने एमए किया है, मुझे किस सब्जेक्ट में पीएचडी करनी चाहिए।
ठीक है ना। ये कोई हम एमकॉम में या एमए में एडमिशन लेते टाइम नहीं सोच रहे हैं बेटा, ये हम पीएचडी करने जा रहे हैं। सबसे जरूरी है आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे, जो भी आपको यूनिवर्सिटी रिसर्च गाइड अलॉट करेगी, या अभी मान लीजिए हमने तो प्रपोजल ही नहीं बनाया, हम जब सोच रहे हैं कि हम किस एरिया के अंदर काम करेंगे, हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, टोटली डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड द गाइड। ठीक है, तो इसको, ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा आपको, जहां पर मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगा। जैसे मान लो हम कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एरियाज हैं, फाइनेंस में करें, मार्केटिंग में करें, एचआरएम में करें। ठीक है, तो उसको मैं एक सेपरेटली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के नाम भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। बट फिलहाल अल्टीमेटली बात यह है कि आप जिसके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपको उस गाइड की कंसेंट अवेलेबल है तो हम उनसे डिस्कस करके कोई ना कुछ सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्ट पे करना चाहते हैं कि आपको लगता है जी अभी तो मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं स्टार्ट कैसे करूं, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आपको मैं आने वाले स्लाइड में बताता हूं। उसके बाद फिर ये मुद्दा आएगा कि जी मान लीजिए मैंने कहा था मैं तो फाइनेंस में करूंगा, ठीक है, एमकॉम किया आपने, मान लेते हैं आपने कहा मैं फाइनेंस एरिया में पीएचडी करना चाहता हूं। अब मेरी पीएचडी का टाइटल कैसा होगा, मेरा टॉपिक क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है। उसका बेस्ट वे क्या है, उसके अंदर कितने सब टॉपिक्स आते हैं, आप उनकी पास्ट स्टडीज को देख सकते हो कि अब तक किस किस टॉपिक पे ज्यादा काम हुआ है। देखें आप, रिसर्च का मतलब क्या होता है, रिसर्च। ऐसा नहीं है कि हम आज को ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं कि वो दुनिया में आज तक कभी किसी ने की नहीं है, ठीक है ना। हम सर्च ऑन सर्च, नॉलेज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इससे पहले किसी टॉपिक पे किसी ऑथर ने, किसी रिसर्चर ने कोई काम कर रखा है, आप अगर उसको देख लेते हो तो यू विल गेट एन आइडिया किसने कौन सा एरिया एक्सप्लोर किया है, कहां पर रिसर्च गैप रह गया था जिसको मैं कर सकता हूं। तो ये मैं आपको भी चैप्टर प्लान के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब ये थी बेसिक सी बातें कि एडमिशन का लेके, एग्जामिनेशन को लेके, और यूनिवर्सिटी की कोई ना फिक्स डेट नहीं होती है, साल में 2 बार भी पीएचडी का नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक, तो आपको वो टच में रहना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, रिसर्च प्रपोजल, मोस्ट हैपनिंग टॉपिक ऑफ द डे ये होता है कि जी मेरा प्रपोजल मुझे कैसे बनाना है, हाउ कैन आई स्टार्ट माय पीएचडी। तो उसका एक सेट चैप्टर प्लान है, यू हैव टू फॉलो इट ब्लाइंडली। आई सेड ब्लाइंडली, विदाउट शफलिंग एनी काइंड ऑफ टॉपिक। होता क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि आपके टाइटल क्या है, आपका टॉपिक क्या है। ठीक है, अब बात फिर भी आती है कि टॉपिक मैं कैसे चूज करूंगा। तो हमारे यहां पर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपने सुना होगा एक साइट है शोध गंगा। ठीक है जी, इसमें बहुत सारी थीसिस, बहुत सारी पीएचडी, बहुत सारी डिसर्टेशन पड़ी हैं, यानी एक तरह से सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, डाटा बैंक है बहुत बड़ा। आप एज ए स्टूडेंट वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है जी कंप्लीट पीएचडी पढ़ने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, मैं कितनी रिसर्च को पढ़ूंगा टॉपिक डिसाइड करने के लिए, तो इसी में एक और साइट मैं आपको बताता हूं, शोध गंगोत्री। इसके अंदर पूरी थीसिस ना होके सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस है, सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस को आप यूं बोलें, इट्स ए समरी। अब आप सोचेंगे मैंने ऊपर वर्ड यूज किया है रिसर्च प्रपोजल, क्या दोनों सेम है? हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि समरी होती है काम होने के बाद। तो जिन लोगों ने रिसर्च कंप्लीट कर रखा है अपना, और उन्होंने अपना डाटा शोध गंगा में, शोध गंगोत्री में डाल रखा है, तो वहां से उन्होंने जो समरी सबमिट कर रखी है, आप उसकी समरी को भी निकाल सकते हो। तो आप देखेंगे बड़ी यूजर फ्रेंडली साइट है। सपोज मैंने टाइप किया आई नीड ए टॉपिक ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन कौन सा, आप उसको फिल करें, उसको लेकर हजारों पीएचडी, सैकड़ों में आपको पीएचडी की हुई मिल जाएगी गंगा के अंदर, और शोध गंगोत्री के अंदर आपको मिलेंगी सिनॉप्सिस। वहां जाकर आप क्या करें, आप फिल्टर कर ले कि मेरी चॉइस ही है। सपोज मैंने बोला फाइनेंस में करना है, और फाइनेंस के अंदर मेरा टॉपिक है लेट इट बी म्यूचुअल फंड, कि जी मैं ना म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आज तक कितने लोगों ने काम किया हुआ है, उसकी सिनॉप्सिस आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। आप कोई भी 5-10 ऐसे समरी डाउनलोड करें, उनको रीड करें थॉरली, ये देखें उनका टाइटल क्या था, उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी क्या थी, उन्होंने कौन से टूल्स यूज किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्टडी करना।
उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मेरे को इस एरिया के अंदर काम करना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर लिटरेचर अवेलेबल है, ठीक है ना। वो होने के बाद फिर आप डिसाइड करोगे आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन सपोज मैंने कहा जी मैंने अब तक 10 पेपर पढ़े, 10 सिनॉप्सिस को देखा, 4-5 मैंने पीएचडी देखी, तो मेरे माइंड में एक ब्रॉड सा आइडिया आ गया कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है। उसका टाइटल आपने सोचा, हालांकि आपने भी सोचा है, फाइनलाइज तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपके गाइड करेंगे। उसको लेकर आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो इज जस्ट लाइक एन एसे। स्टार्टिंग में आप देखो रिसर्च माइंड नहीं होता रिसर्चर का, तो आप शुरू में एक इसको एज एन एसे मान के चले कि मुझे ये देखना है कि इस टॉपिक के बारे में क्या क्या मुझे पता होना चाहिए, इसकी हिस्ट्री से लेके इसका प्रेजेंट सिनेरियो, इसका फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्टिव है, वो सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी पड़ेंगी। आपको इंट्रो तैयार करने के लिए अगेन आप गूगल का सहारा ले सकते हो, एंड ये साइट्स मैंने आपको बताई दी, आप यहाँ देख सकते हो जाके। उसके साथ साथ क्या होगा, जब आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मैंने कि मैं रिसर्च क्यों कर रहा हूं, मेरे उसके उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी का पेपर दे रहे हैं यूजी पीजी का और आप जितने लिख सकते हो उतने लिख दे, ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ वो ये है, इट शुड बी स्पेसिफिक। 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम रखें। ये अव्वल तो 3 ही रखें, बहुत होते हैं। कारण क्या है, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको अलग स्टैटिस्टिकल टूल लगाना पड़ेगा, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपको अलग चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा वेग आइडियाज ना लेके आए, चीजों को सम अप करें। ऑब्जेक्टिव को लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टोटली ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करेगा आपका रिसर्च का दायरा कितना बड़ा होने जा रहा है। आप किसी कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने जा रहे हो, आप कोरिलेटेड स्टडी करने जा रहे हो, कौन सी स्टडी आप करना चाहते हो वो टोटली आपके ऑब्जेक्टिव से निकल के आएगा। तो मोटा मोटा हम एक बात कर रहे हैं कि एक प्रपोजल कैसे बनता है, तो उसमें हम पहले बात करते हैं टाइटल की, फिर हम उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं मेरे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव कौन से होंगे। तो एक तरह से ये कह लो कि आपको ना एक अपना टेंटेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है कि मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लूंगा कि आई नीड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट आया नहीं है, मैं रिसर्च करूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा, कुछ सैंपल लूंगा, लोगों से पूछूंगा, व्यूज आएंगे, उसके आधार पे मैं कुछ टूल लगाऊंगा, फिर रिजल्ट आएगा। बट फिलहाल आपको एक हाइपोथेसिस अज्यूम करनी पड़ेगी। ये आप रिसर्च मैथडोलॉजी यूजी नेट पेपर में पढ़ते होंगे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा। तो ये चीजें आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर कवर हो जाती हैं। अब सपोज मेरा टॉपिक डिसाइड हो गया, मुझे इस पे काम करना है, टेंटेटिव मैंने हाइपोथेसिस बना ली, उसको लेकर आज तक कितनी स्टडीज हुई हैं, इसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर या बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये देखने के लिए कि अब तक कितने रिसर्चर ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। मान लीजिए मुझे कोई भी सपोज 40 to 50, इट विल बी ए वेरी मच सफिशिएंट नंबर। अगर आपको इतने केस मिल जाते हैं, 30, 40, 50 आपको लोगों का काम मिल जाता है, तो इट विल बी वेरी मच फ्रूटफुल फॉर योर रिसर्च कि मैंने ये देखना है आज तक किन लोगों ने इस टॉपिक के बारे में क्या क्या कहा हुआ है, क्या कहता है लिटरेचर। इससे ये भी पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में मुझे अपना ऑब्जेक्टिव कैसे सेट करना है। क्या आप प्राइमरी डाटा लेना चाहते हो, क्या आप सेकेंडरी डाटा लेना चाहते हो। तो वो रिव्यू देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम ऑथर्स ने, मैक्सिमम रिसर्चर ने काम किया हुआ है, किस फील्ड में काम किया है। इसके साथ साथ एक और चीज आपको पता लगेगी, दैट विल बी कहां पर गैप है, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च गैप। ठीक है, मान लीजिए मैंने बात की म्यूचुअल फंड्स की कि साहब मैक्सिमम लोगों ने ये काम कर रखा है। इंडिया में म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री से लेके आज तक का स्टेटस क्या रहा, ग्रोथ स्ट्रेटजी या ग्रोथ को स्टडी कर रहे हैं हम इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड को। तो आपको ये देखना है यार गैप कहां पर है, क्योंकि सबसे जरूरी ये काम होता है। आपने 40 लोगों की रिसर्च फाइंडिंग्स देख ली, बट यू हैव टू फाइंड कि इनमें गैप क्या है, मैं कहां काम कर सकता हूं। आपको अपनी जगह ढूंढनी है उसके अंदर। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ द एरिया क्या है कि यहां ये काम हो चुका है, मैं इसमें और एक्सप्लोर क्या कर सकता हूं, या जो काम ऐसा जो बाकी लोगों ने नहीं किया मेरे लायक क्या होता है। तो सबसे जरूरी जो एस्पेक्ट होता है, जो आपसे पूछा जाता है प्रपोजल के बाद इंटरव्यू के अंदर, कि आप नया क्या करना चाहते हो। आपने ठीक है 30 साल स्टडी पढ़ी, उसके बेस पे आपने टाइटल दे दिया, इंट्रो दे दिया, लिटरेचर बना लिया, बट आपका रोल क्या रहेगा एज ए रिसर्चर। आपकी रिसर्च से सोसाइटी को, एकेडमिक्स को क्या बेनिफिट होगा,
वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब कब हो पाएगा, जब आपने रिव्यू को अच्छे से स्टडी किया होगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिसर्च मेथडोलॉजी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये कह सकता हूं, आप चाहे रिसर्च प्रपोजल को लेकर जाएंगे, चाहे आप पीएचडी का फाइनल वाइवा देने जाएंगे, या प्री सबमिशन के टाइम आप सिनॉप्सिस लेके जाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में जो आएगा या आपसे पूछा जाएगा, दैट विल बी व्हाट अबाउट योर मेथडोलॉजी। आपने रिसर्च कैसे करना है। इसमें प्रपोजल है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मेरे ये ऑब्जेक्टिव होंगे, ये मेरा हाइपोथेसिस होगा, और सबसे बड़ी बात, आप कौन सा डाटा लेके आओगे। यूजुअली हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में थ्योरेटिकली प्राइमरी डाटा होता है, जहां पर इन्वेस्टिगेटर खुद ओरिजिनली चीजों को फाइंड करता है। एक होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मींस दैट इज रेडी टू यूज। तो प्राइमरी यूज करेंगे कि सेकेंडरी यूज करेंगे, दोनों के अलग अलग टूल्स हैं। दोनों के अलग अलग टूल्स हैं। आम स्टैट्स में पढ़ते हैं साहब, कोरिलेशन होता है एक टेस्ट, रिग्रेशन होता है, टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर होता है, फैक्टर एनालिसिस होता है, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो डिपेंड करेगा आपका डाटा कैसा है। अब जैसे मैंने कहा सर मैं तो प्राइमरी सर्वे करूंगा, तो प्राइमरी में क्या होगा, आपके रिस्पोंडेंट आपको रिस्पॉन्स देंगे, सैंपल इकट्ठा करोगे, मेरे सैंपल का साइज कितना होगा, मैं सैंपलिंग का मेथड कौन सा यूज करूंगा, मेरा एरिया ऑफ सैंपलिंग कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चनर कैसे बनाऊंगा, कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, उसकी भी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर टोटली आपका रिसर्च प्लान क्या है, आपका वे ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो प्राइमरी है तो अगेन आपका टूल कुछ अलग होगा। सेकेंडरी है कि साहब मैंने कहा जी मैं तो म्यूचुअल फंड की स्टडी कर रहा हूँ, या मैंने कहा मैं एफडीए की स्टडी कर रहा हूँ, इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में किस देश से ज़्यादा फॉरेन के फ्लो आए हमारे पास, तो उसके लिए मुझे सेकेंडरी डाटा लाना पड़ेगा। मैं कहाँ से लूँगा, अगर डाटा आ जाएगा तो क्या मैं उसकी टाइम सीरीज एनालिसिस करूँगा या मैं रिग्रेशन एनालिसिस करूँगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले थ्योरेटिकली पढ़ लेनी चाहिए, उससे काम काफ़ी आपका आसान हो जाता है। बेसिकली रिसर्च मैथडोलॉजी इज ए रोड मैप, हाउ वी विल कंडक्ट आवर रिसर्च। तो ये एक आपका वे ऑफ एक्शन होता है। अब मान लो मैंने कहा आपने 40 लोगों को स्टडी किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा, तो 40 लोगों का आपको रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा, रेफरेंसेस। जिन लोगों को आपने स्टडी किया है उन रेफरेंसेस को लिखने के अलग अलग स्टाइल्स हैं। हमारे यहाँ पर मेनली हम यूज करते हैं एपीए स्टाइल या एमएलए स्टाइल। जैसे आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में एमएलए स्टाइल की बहुत चलती है, एंड कॉमर्स वाले बच्चे यूज करते हैं एपीए स्टाइल। तो हर स्टाइल के अपने फॉर्मेट है, आपको उसको फॉलो करना है। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो मेरी नॉलेज में है, जिसके आप बहुत जल्दी अपना काम कर पाओगे। तो कुल मिलाकर ये आपका रिसर्च प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा। ये इसके स्टेप्स है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बेसिक्स ही बताई हैं। अब मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक टॉपिक को एलोबरेट करूं आपके सामने, ठीक है। उसके रेलिवेंट जो भी मैटर होगा मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। हमारा रिलायंट का एक टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर भी हम पीएचडी को लेकर जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट होने जा रहे हैं पीएचडी का, कहाँ इंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है, कहाँ क्या होने जा रहा है, वो सारी अपडेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप उसके टच में रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये एरिया में आपको जरूरत है नॉलेज की, आप वो कमेंट सेक्शन में लिखें। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको हर चीज़ की जानकारी दे पाए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जहां पर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।